नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पावर पैक बाय करण सर का। ठीक है, चलिए देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रमुख समितियां। संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रमुख समितियां, है ना। देखेंगे भारत के संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि को। ठीक है, भारत के संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि वर्ष 1922 में संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी द्वारा रखी गई, है ना। वर्ष 1922 में संविधान सभा की मांग, ध्यान रहे किस चीज़ की मांग, संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी द्वारा रखी गई। फिर देखेंगे वर्ष 1927 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत के लिए एक संविधान निर्माण का आह्वान किया गया, है ना। संविधान निर्माण की बात कब की गई, तो ये 1927 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में। ठीक है, अगला देखेंगे 10 अगस्त 1928 को एक समिति का गठन किया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखेंगे वर्ष 1934 में संविधान सभा के गठन हेतु पहला औपचारिक विचार एम.एन. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया, है ना। वर्ष 1934 में संविधान सभा के गठन हेतु पहला औपचारिक विचार एम.एन. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया। चलिए आगे देखेंगे वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया। वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया था। वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया। फिर देखेंगे जून 1935 में संविधान सभा के गठन एवं संविधान तैयार किए जाने की मांग कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा की गई थी। देखेंगे जून 1935 में संविधान सभा के गठन एवं संविधान तैयार किए जाने की मांग कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा की गई थी। फिर देखेंगे वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन को स्वीकृत की गई। वहीं क्रिप्स मिशन वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत की गई। क्रिप्स मिशन वर्ष 1946 के कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत किया गया। देन देखेंगे फिर 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। चलिए आगे देखेंगे हम सभी भारत के संविधान की रचना। ठीक है, ये आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के, है ना, अस्थायी सभापति कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई, जिसमें मुस्लिम लीग ने अलग अलग राज्य पाकिस्तान की मांग करते हुए सत्र का बहिष्कार किया। सत्र का बहिष्कार किया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसी का एक्सप्लेनेशन और भी है। परिणाम स्वरूप केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए। फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अतः विकल्प डी सही है। चलिए फिर देखेंगे इसके बाद संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, है ना। अस्थायी अध्यक्ष पता चल गया। अब देखेंगे अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, है ना। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। वहीं एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
संविधान सभा के सदस्यों को, है ना। तो ये है आपके विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। क्या थे ये? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गए थे ये लोग, है ना। और ये IAS 2002 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जो कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुरूप था। यद्यपि इन सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये थे आपके स्वराज पार्टी ने 1934 में। किसने रखी थी? स्वराज पार्टी ने 1934 में, है ना। सर्वप्रथम पूछ रहा है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्वराज पार्टी द्वारा वर्ष 1934 में रांची अधिवेशन के दौरान, है ना, रांची अधिवेशन के दौरान 1934 में, और कौन थी? स्वराज पार्टी के द्वारा, है ना, जहां यह प्रस्ताव पारित किया गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय प्रतिनिधियों की संविधान सभा बनाई जाएगी, जो संविधान निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी। देखेंगे, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 देखेंगे हम लोग। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, ये कौन थे? HC मुखर्जी थे। वहीं देखेंगे दूसरा, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य, तो ये थे आपके KM मुंशी। फिर देखेंगे राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो ये थे आपको TT कृष्णमाचारी। आगे देखेंगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये थे आपको JLN, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं तो ऊपर बता ही दी हूँ, है ना, तो फिर इसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के, ध्यान रहे, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति तो जवाहरलाल नेहरू थे। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुरूप 24 अगस्त 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका उपसभापति, है ना, यानी कि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा अध्यक्ष सभापति लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, देखेंगे 24 अगस्त 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका उपसभापति यानी अध्यक्ष, कार्यपालिका के उपसभापति यानी उपाध्यक्ष, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं देखेंगे अध्यक्ष यानी सभापति लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, अब मुझे कमेंट में बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी। के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये थे आपको 10 लाख
व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना जो वर्ष 1946 में भारत आई थी, चलिए मिल ही गया, और वर्ष 1946 में भारत आई, इसके अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि, प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का प्रावधान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, इसलिए इसी दिन को संविधान सभा का स्थापना दिवस माना गया, इसलिए इसी दिन को संविधान सभा का स्थापना दिवस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये था आपको 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देशिका प्रस्ताव, है ना, कह रहा है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्ताव में कहा गया था, उद्देशिका प्रस्ताव में कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है ना, कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया गया था। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? तो ये थी आपको 15। अब हम लोग इनको विस्तार से देखेंगे। यूपीएससी प्री 2014 में ये क्वेश्चन पूछा भी है, सॉरी यूपीपीसीएस में पूछा है। ठीक है, याद ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखेंगे, संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों के नाम, ठीक है, फिर उनके क्रम देखेंगे, फिर संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों के नाम को देखेंगे, है ना। चलिए देखेंगे, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना, विजय लक्ष्मी पंडित को देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट थी, संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों के नाम पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, सेकंड आपको राजकुमारी अमृत कौर थी, थर्ड आपको सुचेता कृपलानी थी, है ना, फोर्थ आपको मालती चौधरी थी, फिफ्थ आपको जी दुर्गाबाई थी, सिक्स आपको लीला रे थी, है ना, सेवेंथ आपको हंसा मेहता थी, 8 आपको रेणुका राय थी, 9 बेगम एजाज रसूल थी, 10 सरोजनी नायडू थी, 11 पूर्णिमा बनर्जी थी, 12 अमू स्वामीनाथन थी, है ना, 13 आपको दक्षयानी वेलायुधन थी, है ना, 14 एनी मस्करी थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और 15वें नंबर पे एक कमला चौधरी थी, 15वीं कमला चौधरी थी, एक छूट गया था। चलिए आगे देखेंगे, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपको 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन। ठीक है,
है ना। चलिए देखेंगे, संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए 3 वाचन किए गए। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए 3 वाचन किए गए, जिसमें पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ था। जिसमें पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ था। वहीं इसका द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 17 अक्टूबर 1949 तक चला। जबकि तृतीय वाचन को देखेंगे तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? ये था आपको 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक कह रहा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? ये की गई थी 24 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय गान, इसी बैठक में भारत के राष्ट्रीय गान, है ना, और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, है ना। इसी बैठक में भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम देखेंगे, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ये की गई थी आपको 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। 24 अगस्त 1946 को की गई थी। जबकि इसका गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ किया गया। इस सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कुल सदस्यों की संख्या 14 थी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कुल सदस्यों की संख्या 14 थी। 10 कांग्रेस की तरफ से शामिल थे, जबकि 4 अन्य मुस्लिम लीग के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है ना। तो हम लोग इसमें सत्य कथन का चयन करेंगे। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, है ना। तो ये सत्य है। दूसरा देखेंगे, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सही है ना। थर्ड देखेंगे, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये सही है यानी हमारा। और चौथा देखेंगे, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, है ना, ये गलत है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। कथन 1 सही है, क्योंकि नेहरू के उद्देशिका प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर प्रभाव था। दूसरा देखेंगे, है ना, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। फिर तीसरा देखेंगे, है ना, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। फिर चौथा कथन देखेंगे, ये सही नहीं है, क्योंकि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, बल्कि उनका निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य के जो मुखिया होते हैं, है ना, होते थे, मुखिया को लोग जो होते थे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते थे, परंतु उनका निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता था। चलिए आगे देखेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, है ना। तो ये किया गया था आपको क्रिप्स मिशन द्वारा, है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव
क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन का और भी एक्सप्लेनेशन है। इस मिशन ने भारतीय नेताओं के समक्ष निम्न मुख्य बातें रखी थी। देखेंगे क्या क्या रखी थी। एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है। दूसरा, भारतीय प्रांतों को नए संविधान को स्वीकार करने अथवा अपने लिए पृथक संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। फिर देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो ये हुए थे 12। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, है ना। जिस कुल 167 बैठकें हुई थी। कुल कितनी? 167 बैठकें हुई थी। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, है ना, बी.एन. राव द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था, है ना। इस प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थी। ठीक है। इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति के गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो ये किया गया था आपको कैबिनेट मिशन योजना 1946 का। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 देखेंगे। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, है ना, 1946 के अंतर्गत किया गया था। इसकी कुल सदस्य संख्या 389 थी। इसकी कुल सदस्य संख्या 389 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ये कही गई थी आपको ऑस्टिन के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा की आलोचना करते हुए ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में वर्णित किया कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, है ना, संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, है ना, जबकि इसे संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, है ना। 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, तो ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी आप बताएंगे मुझे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, जबकि एच.सी. मुखर्जी इसका उपाध्यक्ष चुने गए थे। जबकि एच.सी. मुखर्जी को इसका उपाध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। देखेंगे इसने बड़ी संख्या में समितियों की सहायता से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। ये सही है ना। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चुने गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडिया और पारसियों की सभा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये सही है आपका। ठीक है, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। नहीं, गलत है।
अगला देखेंगे, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था, है ना। ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, हमें इससे गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कथन सी नहीं है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, है ना। वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि इनका निर्वाचन प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। कैसे किया गया था, है ना, प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ये बात की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इनका मानना था कि वर्तमान भारत के संदर्भ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है और इसे अपरिचित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो पांचवी बैठक में। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जबकि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी, जबकि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। देखेंगे, संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा 10 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक अस्थायी अध्यक्ष पर विचार। फिर देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक, ठीक है। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध चुने गए थे। वहीं 12 दिसंबर 1946 को चतुर्थ बैठक उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप पर चर्चा। फिर देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंचम बैठक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, है ना। 13 दिसंबर 1946 को पंचम बैठक हुई जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर देखेंगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। देखेंगे, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, जबकि वीपी मेनन इनके सचिव थे, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, जबकि वीपी मेनन इनके सचिव थे। इसके अतिरिक्त सी राजा गोपालाचारी को शिक्षा एवं कला का विभाग सौंपा गया था। देखेंगे, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, है ना। देखेंगे इसमें से कौन से कथन सही हैं, है ना। हमें इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, है ना। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो ये सही है, सही बात है, नहीं था, ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, है ना, तो ये भी नहीं, ये भी है ना। और अगला देखेंगे आपको, सॉरी ये तो है ही आपको। थर्ड देखेंगे, यह एक बहुदलीय निकाय था, ठीक है, ये ऑप्शन में हो जाएगा। और फोर्थ देखेंगे, यह विभिन्न समितियों के मध्य से कार्य करती थी, हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना था, तो इसका सत्य कथन हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा, हमारा 2 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी।
चलिए कथन 1 सही है क्योंकि संविधान सभा यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। कथन दूसरा सही नहीं है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। कथन 3 सही है क्योंकि यह एक बहुदलीय निकाय था। कथन 4 देखेंगे सही है क्योंकि यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती। ईसीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ना, कितनी लंबी आप देख सकते हैं। संविधान का प्रारूप जैसा विचरित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध करता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है जैसे कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खड़ा उतरना है। ठीक है, फिर है संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। संविधान सभा का प्रारूप जैसा विचरित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है जैसा कि कुछ देशों में किया गया। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतारना है। संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है। देखेंगे परिच्छेद किसे है इसका श्रेय, तो ये है आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अगला देखेंगे एक्सप्लेनेशन। प्रश्न में उद्धृत परिच्छेद जिसको कहने का श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है क्योंकि इस कथन को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप के संदर्भ में सदस्यों द्वारा मांगे गए जवाब के रूप में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष संविधान सभा के गठन के बारे में सही है ना। इसमें से हमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, तो ये सही है ना। इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना था। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया है ना, तो ये गलत है। ठीक है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था, तो ये भी गलत है। सामूहिक जन सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, बिल्कुल सही है। सामूहिक जन सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सत्य है। तो अगला देखेंगे एक्सप्लेनेशन। देखेंगे कथन 1 सही है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। कथन 4 सही है क्योंकि संविधान के प्रारूप में सामूहिक जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत के लोगों को संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने का प्रावधान किया गया था। हम लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों का ध्यान रखा गया था। फिर वही कथन 2 और 3 सही नहीं है क्योंकि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। ठीक है ना, संविधान सभा में विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित होता था। चलिए अगला देखेंगे। भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। देखेंगे इसमें से हमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन से कथन सही है, एक मिनट रुक जाइए, जरा मैं इसको एडजस्ट कर लूं। देखेंगे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आप लोग को 1 नंबर सही होगा। इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। ये तो हमारा सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे, है ना, तो नहीं किए गए थे, ये नहीं किए गए थे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था, नहीं, है ना। सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे कथन 1 सही है क्योंकि भारतीय संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। कथन 3 सही है क्योंकि चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट मिशन डेलीगेशन द्वारा किया गया था। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, संविधान सभा का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। कथन 4 देखेंगे, यह भी सही नहीं है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर था, न कि माउंटबेटन योजना के आधार पर। संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर था, न कि माउंटबेटन योजना के आधार पर, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के आलेखन यानी प्रारूपण के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के आलेखन यानी प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें हम देखेंगे कौन से कथन सही हैं, है ना। हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना है। भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। सही है। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच सर्वोच्च न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच सर्वोच्च न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ये सही है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। ये गलत है ना। वे शासन के एक अधिनायकी स्वरूप के पक्षधर थे। नहीं, ये गलत है। हमारा ये सत्य हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य रहे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है क्योंकि भारतीय संविधान के निर्वाचन के संबंध में वह सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को सुनिश्चित करने के पक्षधर थे। ठीक है, वे सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को सुनिश्चित करने के पक्षधर थे। इनका यह मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को एक सीमा रेखा निर्धारित करनी चाहिए। वहीं जबकि थर्ड कथन सही नहीं है क्योंकि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कभी भी न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते थे, है ना। कभी भी वे न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि उनका मानना था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होना चाहिए, न कि एक का किसी दूसरे पर प्रभुत्व होना चाहिए। सामंजस्य होना चाहिए, न कि एक का दूसरे पर प्रभुत्व होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और इधर था, है ना, उसको हम लोग देख लेंगे। कृष्णाचारी के बारे में, अल्लादी कृष्णाचारी, वह शासन के अधिनायकी स्वरूप में के भी विरोधी थे। वो शासन के अधिनायकी स्वरूप के भी विरोधी थे। इस प्रकार कथन 4 सही नहीं है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सलाहकार था? निम्न में से कौन संविधान सभा का सलाहकार था? तो ये थे BN राव थे। BN राव थे। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सर श्री BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। सर श्री BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया था, जबकि BR अम्बेडकर और अल्लादी कृष्ण स्वामी प्रारूप समिति के क्रमशः अध्यक्ष एवं सदस्य थे। देखेंगे, जबकि BR अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक मिनट मैं इनको हटा क्लीन करती हूँ। अम्बेडकर जी जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वहीं कल अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन है, देखेंगे, ये NDA में पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की सहायता करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की सहायता करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये हैं आपके BN राव तथा SN मुखर्जी। BN राव तथा SN मुखर्जी, है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की सहायता करने वाले 2 लोक सेवक सर श्री वेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी SN मुखर्जी, है ना, थे। इन दोनों ने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स को जरा।
देखेंगे संविधान की निर्माण प्रक्रिया, संविधान का जो निर्माण प्रक्रिया है इसको देखेंगे। अच्छा, ये वीडियो बहुत 40 मिनट मतलब 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है ये हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में।